Hello class, once again I am back with my new video for the next topic. Okay, in last topic I have discussed the usefulness of the microbes. In this particular video I will first discuss the harmful effect of microbes, then after some time of disease caused by them, and after that prevention and food preservation. Okay, so as we know there are many microbes which help us in many way, just for in the preparation of curd, in the preparation of wine, in the commercial use, in the production of medicine, and like this as well as in the cleaning of environment. हम जानते हैं कि हमारे पास हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत से माइक्रोब्स हैं जो हमें करते क्या है, हेल्प करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों में, जैसे क्या है कर्ड दही का जमना, ठीक है, बटर का ब्रेड का बनना, आफ्टर दैट मेडिसिन प्रोडक्शन वैक्सीन बनना, और उसके बाद इन्वायरमेंट क्लीन में। लेकिन साथ ही साथ देयर आर सम माइक्रोब्स विच आर हार्मफुल टू अस। ओके, सो स्पेशली माइक्रोब्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म which can't be seen with our naked eyes, so they are also termed as germs. Okay, and the germs which cause disease या disease causing germs are given special name that is called pathogen. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, जर्म्स। स्पेशली जब डिजीज क्रिएट करते हैं तो उनको ज्यादा हम जर्म्स नाम देते हैं। ठीक है, नॉर्मल उनको कहें तो भी जर्म्स कर सकते हैं। ठीक है, सो द डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर पैथोजन। वह जर्म्स जो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन नाम देते हैं। एंड दे कैन गेट इन आवर बॉडी आइदर बाय द एयर और थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और थ्रू द कंटामिनेटेड फूड। वो हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं किसके थ्रू, एयर के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू, या फिर किसके थ्रू, फूड के थ्रू। जैसे अगर कोई आदमी कोल्ड फीवर से क्या है सफर कर रहा है, यानी किसी आदमी को जुकाम हुआ है, अगर वो छींकता है तो उसके जो नाक से जो वेपर निकलती है, ठीक है, एयर वेपर, उसमें होता क्या है, बहुत सारे ड्रॉपलेट होती हैं वाटर के, और उसमें जर्म्स होते हैं। ठीक है, किसके, कोल्ड वायरस के, ठीक है, या कोल्ड फीवर के। जब वो दूसरा आदमी इनहेल करता है, सांस लेता है, तो वह जर्म्स उसके बॉडी में चले जाते हैं और वो क्या करता है, बीमार पड़ जाता है। तो पहला रीजन है किसी भी पैथोजन का बॉडी में अंदर जाने का, वह है एयर। जब हम किसी ऐसे एयर को इनहेल करते हैं जिसमें किसी भी डिजीज का क्या हो, जर्म्स प्रेजेंट हो, तो वो हमें क्या कर सकता है, बीमार कर दे। तो पहला ये रूल हुआ। सेकेंड वन इज वाटर। इफ वी ड्रिंक द कंटामिनेटेड वाटर, सो वी कैन गेट कन्फ्रंटेड विद द डिजीज आर द जर्म्स विच कॉज द डिजीज। अगर हम दूषित पानी पीते हैं, कंटामिनेटेड वाटर मतलब द वाटर विच आर नॉट सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग, जस्ट लाइक द वाटर ऑफ फ्लड या द वाटर मिक्स विद द फ्लड वाटर। अगर बाढ़ का पानी के साथ अगर कोई पानी मिल जाता है तो पीने लायक नहीं रह जाता है। क्लियर। आफ्टर दैट अगर कोई सीवेज है और उसके आसपास में कोई अगर वाटर सप्लाई है, तो होता है कि सीवेज का पानी उसमें क्या होता है, मिल जाता है और वो कंटामिनेट हो जाता है। अगर उसको हम पीते हैं तो हमें क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का डिजीज हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा क्या होता है, टाइफाइड और कॉलरा होता है। ओके, थ्रू फूड के भी थ्रू होता है। अगर कोई फूड है, अगर उसको ओपन रखे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स के, ठीक है, जर्म्स उस पर ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैरियर भी हैं, जर्म्स कैरियर, जो क्या आते हैं उस पर जर्म्स लाकर रख सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा क्या होता है, हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है वो होती है। क्लियर। तो वह जब फूड हम खाते हैं तो वह जर्म्स हमारे बॉडी में चला जाता है। तो देयर आर थ्री वे ऑफ गेटिंग ऑफ जर्म्स इन आवर बॉडी, दैट आर एयर, वाटर एंड फूड। तीन तरीका जिसके थ्रू क्या होते हैं जर्म्स हमारे बॉडी में आते हैं, वो है क्या, एयर, वाटर और फूड। एक पॉइंट आता है कैरियर या डिजीज कैरियर या पैथोजन के लिए कर सकते हैं। पैथोजन कैरियर या जर्म कैरियर बोल सकते हैं। जर्म कैरियर या पैथोजन कैरियर आर द एनिमल आर द लिविंग बॉडी विच कैरी द
डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर पैथोजन थ्रू देम। उन सभी बॉडी को, हम लिविंग बॉडी को पैथोजन कैरियर, जर्म्स कैरियर कहते हैं, जो अपने साथ किसी स्पेशल टाइप के डिजीज को करने वाले जर्म्स को लेके चलती हैं। ठीक है, जैसे अगर बटरफ्लाई देखा, अगर हाउस फ्लाई देखा जाए, मक्खी जो होती है उनका जो पैर होता है वो क्या होता है, चिपचिपा सा होता है और माथा तक स्टिकी रहता है, वो चिपचिपा रहता है। तो जब वो किसी भी गंदे चीज पे बैठते हैं तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो उनके पैर में चिपक जाते हैं, और फिर वो जो अच्छी जगह बैठते हैं तो वहां पे जाकर उनको क्या करते हैं, जर्म्स को छोड़ देती हैं। और फिर वो जब किसी तरह बॉडी कंटेक्ट में आता है किसी ह्यूमन के या किसी भी एनिमल के, तो उसको क्या करता है, बीमार करता है। ठीक है, जैसे अगर कंटामिनेटेड सब्सटेंस से या फिर किसी खराब चीज से बैठकर और क्या करती है, फूड पर बैठेगी तो जर्म्स कहाँ छोड़ देंगे, फूड पे। तो वो क्या है, डिजीज कॉजिंग या डिजीज कैरियर जर्म्स कैरियर, पैथोजन कैरियर माना जाएगा। आफ्टर दैट मॉस्किटो होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि मॉस्किटो से बहुत सारी डिजीज होती हैं। एक होता है मलेरिया, ठीक है, और एक क्या होता है, डेंगू। ठीक है, तो डेंगू और मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं जिनके चलते यह होता है, ठीक है, उसको कैरी करने वाला कौन है, मॉस्किटो। यानी मॉस्किटो ही हमारे बॉडी में मलेरिया या डेंगू के जर्म्स को पहुंचाता है। ठीक है, दो टाइप की मॉस्किटो पाई जाती हैं, फीमेल स्पेशली होती हैं। एक होता है एनाफिलिस और दूसरा कहते हैं एडिस। एनाफिलिस जो है वो प्लाज्मोडियम नाम की, ठीक है, प्रोटोजोआ क्या करता है, कैरी करता है, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, मलेरिया क्रिएट करता है। ठीक है, एनोफिलिस नाम की जो बटन मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को क्या करता है, अपने साथ कैरी करती है, और जब वो हमारे बॉडी पहुंचती है उसको रिलीज करती है, जिससे हमें एक स्पेशल टाइप का डिजीज होता है, इसका नाम क्या कहते हैं, मलेरिया। और एडी जो है वो डेंगू वायरस को कैरी करती है, डेंगू वायरस। ठीक है, और जिससे हमें होता क्या है, डेंगू हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ चिकनगुनिया भी एक डिजीज होता है जो इसी टाइप में आता है, वो अभी क्या होता है, कैरियर उसके मॉस्किटो मान जाते हैं। तो मॉस्किटो क्या है, पैथोजन कैरियर या जर्म्स कैरियर है। मींस एक ऐसी बॉडी है जो अपने साथ जर्म्स को प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है, डिजीज को प्रोड्यूस करने वाले जर्म्स ले जाती हैं। ओके, सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स में यही होता है कि देयर आर सो मेनी डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स। डिजीज के चलते बहुत सारे माइक्रोब्स के चलते बहुत सारे टाइप्स के डिजीज हमें हो सकते हैं, और हर एक माइक्रोब्स, ठीक है, कई टाइप के डिजीज क्या कर सकता है। क्लियर? डिजीज बाय नेम, अगर डिजीज की बात करें तो कुछ स्पेशल टाइप की डिजीज बस बताता हूं मैं। पहला क्या है, टाइफाइड है, फिर क्या है, कॉलरा है, ठीक है, उसके बाद मलेरिया है, डेंगू, रैबिस, क्लियर? जो टाइफाइड होता है एक ऐसा डिजीज होता है जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, मतलब अगर कोई खराब पानी को हम पी जाते हैं तो उससे होता है। क्लियर? और इसमें होता है क्या है कि हमें बुखार सा आता है, ठीक है, और डिसेंट्री होती है, मतलब हमारे लूज मोशन होते हैं, हमारी बॉडी सही से नहीं काम करते, बुखार ज्यादा रहता है। उसके बाद कॉलरा में भी होता है कि बॉडी हमारा हीटअप ज्यादा होता है और लूज मोशन होता है। उसके बाद मलेरिया कैसे बताया अभी कि मलेरिया डिजीज जो होती है, ठीक है, वह एक पैथोजन कैरियर चलते होती है, जिसका नाम क्या है, एनोफिलिस मॉस्किटो। वह क्या करते हैं, प्रोटोजोआ जो इसको क्रिएट करता है, प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, वो हमारी बॉडी में जब हमें काटते हैं तो हमारी बॉडी में उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और उससे वो डिजीज होता है। नेक्स्ट वन इज डेंगू, जैसा कि आप जानते हैं। और लास्ट क्या है, रैबिस। ठीक है, रैबिस क्या होता है,
रेबीज एक ऐसा डिजीज है जो कि मैड डॉग के काटने से होता है, ठीक है। जब कोई पागल कुत्ता, बंदर, बिल्ली वगैरह जब काटती हैं तो हमें क्या होता है, रेबीज होता है, ठीक है। और रेबीज होने के पीछे कारण जो है वो है वायरस, ठीक है। और जब वो काटते हैं तो हमें कुछ टाइम बाद, रेबीज ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है, ठीक है, उसका इफेक्ट साल भर 6 महीने के बाद ही दिखता है। एक बार जब वो काट देगा तो उसका वायरस हमारी बॉडी में रहेगा और लगातार ऐसे ही पड़ा रहेगा। 6 महीने 7 महीने बाद वो हमारी बॉडी कंट्रोल करता है और उसके इफेक्ट हमें दिखने शुरू होते हैं। इफेक्ट में ये होता है कि हमारा पूरा बिहेवियर एक कुत्ते की तरह या बंदर की तरह हो जाता है, मतलब हम उसी की तरफ सब कुछ बिहेव दिखाने लगते हैं। भौंकना शुरू करता है आदमी, ठीक है, पागलों सा हो जाता है, ठीक है, काटने को दौड़ता है, ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज व्हिच आर कॉज्ड बाय द microbes. Okay, there are some disease they cause in the plant as well as the animal. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो ह्यूमन बींग में डिजीज क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमारे में कर सकते हैं, प्लांट में भी करते हैं, बर्ड्स में भी करते हैं और बाकी सब में करते हैं। जैसे आप सुने होंगे ब्लड फ्लू, ठीक है। तो ब्लड फ्लू क्या है, ब्लड फ्लू क्या ऐसा डिजीज है जो किसमें होता है, पोल्ट्री में होता है, जो मुर्गी वगैरह होती है उनमें पाया जाता है, जिसमें क्या होती है उनकी जो मौत होती है वो अचानक से होने लगती है और बहुत तेजी से क्या होते हैं, मरते हैं। उसके बाद एक आता है फुट एंड माउथ डिजीज जो कि कैटल में होता है, या दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उनमें होता है। इसमें होता क्या है कि वो खाना कम खाना शुरू करते हैं, ठीक है, और साथ साथ उनकी हेल्थ गिरती है और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है उनकी मिल्क प्रोडक्शन पे, मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और आप देखे होंगे कि जो आसपास में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्रॉपिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीज लग जाते हैं, जिसके लिए समय और समय पर क्या करना होता है, केमिकल यूज करना पड़ता है ताकि वो डिजीज को हम हटा सकें। जिसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि रस्टिंग ऑफ द वीट, वीट की जो पत्ती होती है लाल लाल पड़ने लगती है, एक वैसा कुछ डिजीज होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोब के चलते सिर्फ ह्यूमन बींग को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जितने भी लिविंग बॉडी है सबको क्या होता है, वो इफेक्ट करता है, कम चाहे ज्यादा। Next is prevention. How can we prevent them? Especially the prevention of disease caused by microbes in human beings. Human being के अंदर माइक्रोब्स के चलते जो डिजीज होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, एक पर्सन, फर्स्ट वन, एक ध्यान रखो, कम्युनिकेबल डिजीज। इसको कह सकते हैं कंटेजियस, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, दोज डिजीज विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय एनी मीन। कहता है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वह डिजीज होती हैं जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, स्पेशली एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को। मतलब एक आदमी जो बीमार हुआ उससे अगर ऐसे आदमी ट्रांसफर से जो बीमार ना हो तो उसको होते कम्युनिकेबल डिजीज। एंड ऑल द डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स आर जनरली कम्युनिकेबल। जितने भी डिजीज इनके चलते होता है, माइक्रोब्स के चलते, वह कम्युनिकेबल होता है। इसको हम कंटेजियस भी कहते हैं, ठीक है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना है, क्लियर। सो पहला पॉइंट ये होता है कि अगर अगर आदमी बीमार हुआ है तो फर्स्ट पुट इट इन द आइसोलेशन, उसको हमें अलग रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा जान लो आइसोलेशन, दो वर्ड इसमें सुन रहे होगे, आइसोलेशन और क्वारंटाइन, ठीक है। तो दोनों के बीच में हल्का सा अंतर होता है, ठीक है। क्वारंटाइन स्पेशली किसी पर्सन को हम उसके घर पे करते हैं, वह भी तब जब वो सिम्प्टोटेमिक होता है, ठीक है। स्पेशली स्पेलिंग होगा परहैप्स यही स्पेलिंग होती है उसकी, एसिम्प्टोमेटिक कुछ ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। यह कंडीशन क्या होता है कि अगर एक बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब्स है बट उसका इफेक्ट नहीं उसके ऊपर है अभी, ठीक है, तो उसको हम यह नाम देते हैं। अगर उसका इफेक्ट दिखने लगे तो सिम्टमटेटिक कहते हैं। अगर एक बॉडी के अंदर कोई वायरस, कोई माइक्रोब्स ना हो और उससे कोई इफेक्ट ना हो तो उसको एक साथ प्रो लगा देते हैं,
ठीक है, तो हो जाता है। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में हल्का सा अंतर होता है, ठीक है। क्वारंटाइन मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन के अंदर कोई जर्म्स पहुंच गया है बट उसका इफेक्ट अभी उसके अंदर नहीं दिख रहा है, तो उसको हम क्वारंटाइन बोलते हैं, ठीक है, और उसको उसके घर पे रखते हैं, ठीक है। और आइसोलेशन क्या होता है, जब किसी आदमी के अंदर किसी भी जर्म्स के चलते जो डिजीज होता है वो दिखना शुरू हो जाता है और उसको मेडिकल केयर के अंदर रखा जाता है, यानी डॉक्टर के देख रेख में, तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है। और दोनों का मतलब एक ही होता है कि दोनों को अलग रखना, क्या होता है, अलग। वैसे क्वारंटाइन एक इंग्लिश वर्ड तो नहीं माना जाता है, ठीक है, कोई और वर्ड होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसका मतलब। क्वारंटाइन का मतलब होता है 14 डे लीव, 40 दिन जब किसी आदमी को अलग रखते हैं उसको क्वारंटाइन बोलते हैं, ठीक है। और एक 30 डे के लिए भी होता है, ठीक है। अब उसकी मुझे एक्चुअल मतलब नहीं पता क्या इंग्लिश होती है, ठीक है, शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, तो 30 डे के लिए होता है, ठीक है। स्पेसिफिक क्वारंटाइन 40 डे की जो आइसोलेशन होता है उसी को नाम देते हैं क्वारंटाइन, 40 दिन अलग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि हम इस समय देख रहे हैं कोरोना वायरस चलते हैं, तो उसमें क्या है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन दो वर्ड बहुत आ रहे हैं, तो शुरुआत इसकी बहुत पहले से हुई है, ठीक है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत हम किए हैं नियर अबाउट 1377 से, 1377 से रूल ऐसा कुछ लगा है जिसके चलते क्या है, हम जिस समय समय क्वारंटाइन करते हैं, जब यूरोप में पहली बार हुआ था तब से रूल अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। और पहली बार मानता है क्वारंटाइन किया गया था स्पेन के एक शिप को, जिसपे कुछ लोग क्या हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, तो कुछ ऐसा होता है। तो इसमें क्या है कि जो भी पर्सन किसी भी डिजीज से इन्फेक्टेड है, अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज है या माइक्रोब से चलते इन्फेक्टेड है, तो उसको आइसोलेटेड किया जाना चाहिए, यानी उसको अलग रखना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके साथ कोई आदमी किसी भी तरह से टच में नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट, पहला तो उसको आइसोलेशन रखो। दूसरा पॉइंट होता है कि हमें टाइमली यूज अप या यूज अप थिंग्स को वॉश कर देना चाहिए, मतलब उसके कपड़े वे, उसके बर्तन वे हमें अच्छे से, जिसमें खाना खाता हो, जो कपड़ा पहनता हो, उसको हमें तुरंत क्या समय समय पे धुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज क्या कर दो, छोड़ दो, एक कपड़ा आज मतलब आज कुछ कपड़ा पहना है तो उसको अगले दिन क्या करो, रिमूव कर दो, क्या कर दो, हटा दो, और अच्छे से उसको धुलना चाहिए, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट डालकर, मतलब जर्म्स को मारने में दवा डालकर, ठीक है। तीसरी पॉइंट, we should always take the prevention to avoid the infection caused by microbes, just like wash your hand timely, हमें समय समय वॉश करना चाहिए, एंड टेक योर बाथ एंड पर डे, हमें रोजाना क्या नहाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में जर्म्स न हो, क्लियर। उसके बाद we should plan to have vaccination on the early stage or at any time, हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन दे दिया जाए, मतलब जर्म से बचने का। इसमें पढ़ा था ना वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एक ऐसा मेडिकल सपोर्ट होता है जिसमें करते क्या, किसी डिजीज होने से पहले हम उसके लिए तैयार करते हैं बॉडी को, तो हमें वैक्सीन वगैरह क्या दे देना चाहिए, क्लियर। उसके बाद हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, जो भी खाने सामान उसको ढक के रखना चाहिए। आफ्टर दैट वी नेवर ट्राई टू ईट द स्टेल फूड, और बासी कभी खाना भूल के भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बासी खाना होता है या ज़्यादा टाइम का जो खाना होता है वो खराब होता है, अगर उसको हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप की डिजीज हो सकती है, स्पेशली फूड पॉइजनिंग क्रिएट होता है। तो ये सब डिजीज है, सॉरी ये सब प्रिवेंशन है जिससे हम एक डिजीज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या उससे हम खुद को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पहला होता है कि किसी सिक पर्सन को आइसोलेट कर रखो, उसको हमेशा अलग रखो, उसका मेडिकल कराओ अच्छे से, मतलब दवा वगैरह कराओ। और दूसरी पॉइंट, उसकी जो भी यूज वाली चीज है, ठीक है, उसको मेन पर्सन के साथ या पूरी फैमिली के साथ नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत क्या करें, धुल देना चाहिए अच्छे से, और ऐसा कुछ करके डिसइंफेक्टेंट डालें, मतलब जर्म्स को मारने वाली दवा जो आती है, जैसे आता है ना डिटॉल वगैरह कपड़े धुलने के लिए, तो उसको धुलना चाहिए। और आज जैसे बर्तन वगैरह जब धुलते हैं तो उसमें भी जो भी चीज़ हो धुलने के लिए डिटर्जेंट वगैरह उसको डाल सकते हैं। आफ्टर दैट हमें जो भी खाना हो उसको ढकना चाहिए, खाना हमेशा तो क्या
मतलब हाल फिलहाल का पका हुआ खाना चाहिए, कोई भी खाने को खुला ना रखो, ठीक है। और एक हेल्दी लाइफ क्या करो, सपोर्ट करने के लिए जो भी मेजर हो वो करना चाहिए, जैसे हाथ धोना चाहिए, समय से नहाना चाहिए, ये सभी चीजें। ओके, नेक्स्ट वन इज फूड प्रिजर्वेशन। हाँ, एक चीज और जान लो, कई टाइप की डिजीज में एक और डिजीज है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग इज ए यू कांट से इट इज डिजीज, but it is a effect which is caused due to the eating of stale food in which a person start to vomit, feel nauseous and feel stomachache. ओके, जो फूड पॉइजनिंग होता है एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें होता है कि एक आदमी को कोई बासी खाना या खराब खाना खाने के बाद उल्टी होने लगती है, चक्कर जैसा आने लगता है, या उसके पेट में दर्द होने लगता है, इसको हम क्या होते हैं? फूड पॉइजनिंग। स्पेशली देखा जाए तो फूड पॉइजनिंग इज नॉट फैटल इन मोस्ट ऑफ द चांसेस। फूड पॉइजनिंग जानलेवा नहीं होता, उससे जान नहीं जाती है ज्यादा चांस होगी, बट अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो फैटल हो सकता है, उससे आदमी मर सकता है। स्पेशली इट ऑकर इन द केस ऑफ मास कंग्रेगेशन, जब ज्यादा लोगों से भंडारा वगैरह होता है, शादी वगैरह में जो होते हैं, उसमें जब आदमी खाना खाता है तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। उसके पीछे कई कारण होता है। पहला ये होता है कि जो खाना बनता है और जो आदमी खाना खाते हैं उसके बीच में काफी गैप रहता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है कि आदमी कई जो खाना होता है उसमें कई लोगों के हाथ पड़ते हैं, ठीक है, तो हाथ जब पड़ते हैं तो हाथ के पसीने वगैरह से, ठीक है, जो फूड कंटेक्ट में आता है उसमें माइक्रोब्स स्पेशली बैक्टीरिया सोलमेनुला नाम की होती है, ठीक है, वह ग्रो करती है, और वह करती क्या है, फूड को अनसुटेबल बनाती है कंजप्शन के लिए, खाने के लिए। जब उसको हम ईट करते हैं तो हमारे क्या करती है, बॉडी के अंदर जाती है वो बैक्टीरिया और पूरे डाइजेशन को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, जिसके चलते हम उल्टी करने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा वो फूड पॉइजनिंग हो गया स्ट्रॉन्गर तो आदमी की जान जा सकती है। तो फूड पॉइजनिंग ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि एक स्टेल फूड, खराब फूड को खाने के बाद हमारा जो हेल्थ होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। स्पेशली होता है क्या, उल्टी होना और पेट में दर्द होना। क्लियर? जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि कभी कभी शादियों में ऐसा हो जाता है, जब बारात कुछ दूर से आती है या फिर लंबे समय तक फूड वैसे क्या है पड़ा लगा है, या ऐसा भी होता है कि लोग शाम को खाना बना होता है, स्पेशली शादियाँ गर्मी पड़ती है तो गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर हाई होने के चलते खाना खराब होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। क्लियर? तो कई बार होता है कि शाम को खाना बना है, सुबह आदमी खाते हैं, ठीक है, या किसी को सुबह दे दिया गया, किसी जानवर को डाल दिया गया, तो उससे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाता है। सो वी शुड अवॉइड टू ईट द स्टेल फूड। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बासी खाना ना खाया जाए, खराब खाना ना खाया जाए। अब प्रिजर्वेशन, तो फूड प्रिजर्वेशन में पहला जो पॉइंट है वो है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव आर सबस्टेंस व्हिच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द फूड फॉर बिकमिंग नॉन कंजप्शनल। नॉन कंजप्शनल से बचाने के लिए जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं फूड के साथ, उसको हम क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। स्पेशली साल्ट, विनेगर, ऑयल, ऑल दीज आर प्रिजर्वेटिव। जो ये सब होते हैं, साल्ट होता है, शुगर होता है, ठीक है, विनेगर होता है, ये सभी क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव है। जब इनको किसी फूड के साथ मिला के रखते हैं तो फूड लंबे समय तक खराब नहीं होता है। जस्ट लाइक पिकल, अचार जो होता है, ठीक है, अचार में कच्चे आम जिससे बनता है स्पेशली, तो जो कच्चा आम होता है उसमें पहले हम क्या पोतते हैं, नमक पोतते हैं, ठीक है। आप लोग देखो गांव में कि ऐसे पहले काट के उसको धूप में डाल देते हैं, ठीक है, या पहले काट लेते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, हल्दी नमक क्या करते हैं, पोत कर फिर धूप में रख देते हैं, ठीक है, और उसमें क्या था, सूखने दिया जाता है। फिर जब सही सूख जाता है, ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं, एक जार लाते हैं, उसमें तेल में डुबो कर, मतलब इतना तेल डालते हैं कि पूरा पूरा पिकल डूब जाए, अचार पर डूब जाए, तो उसको वैसे रखते हैं। तो वह साल्ट और क्या नाम इसका, आयल, दोनों प्रिजर्वेटिव है। बोथ ऑफ देम प्रोटेक्ट द पिकल फ्रॉम बिकमिंग अनकंजप्शनल, ठीक है, नॉन कंजप्शनल, खाने की अयोग्य होने से बचाता है उसे, ठीक है। अब ऐसा होता क्या है, तो माना यह जाता है कि जो जैसे हम साल्ट पोतते हैं अचार के ऊपर,
ठीक है। तो साल्ट के अंदर क्वालिटी ये होती है कि वो वाटर को बाहर एक्सट्रैक्ट करता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जिसको आप पढ़ो क्लास 9 में आकर, उसके हेल्प से क्या करता है, वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो जैसे ही जम्स पहुंचता है पीकल के पास, साल्ट वहां होता है तो वो करता है क्या, जो जम्स होते हैं, ठीक है, उसका वाटर उसमें से निकाल देता है। तो जैसे ही वाटर जम्प से बाहर निकलते हैं, ठीक है, अब वो क्या होता है, डाइट कर जाता है, वो मर जाता है। साथ ही साथ ये भी मानता है कि अगर अचार पर नमक पोंछते हैं तो जो वाटर होता है अचार के अंदर, ठीक है, उसको बाहर कर देता है। ठीक है। और जैसे ही करेगा तो ग्रो होने के लिए जम्स को मॉइस्चर होना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द जम्स ग्रो ड्यू टू द मॉइस्चर, स्पेशली माना जाता है बॉडी के बाहर है तब। अगर रोग हमें होता है तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, वो सुटेबल कंडीशन पाएंगे सेल के अंदर तो ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अगर बाहर साइड है तो उनको मॉइस्चर होना जरूरी है। अगर मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं तो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसमें यही किया जाता है कि जैसे नमक पोतते हैं तो पहले जो जम्स जाता है या माइक्रोब जाता है उसका वाटर ऑस्मोसिस थ्रू ड्राइन आउट होता है, बाहर आता है, जिसके चलते क्या होता है, डाइट कर देते हैं। साथ ही साथ ये भी होता है कि पीकल के खुद के वाटर बाहर निकलते हैं। ठीक है। अगर ऐसे अचार को डाल दो सूखने के लिए तो जल्दी नहीं सूखता है, बट अगर अगर नमक पोत कर रखोगे तो जल्दी सूख जाता है। ठीक है। अब इस तरह होते हैं। सेकेंड वन, शुगर वगैरह का यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया विनेगर का, सिरका का, शुगर का, जैसे जैम बनता है। ठीक है। मार्केट में सब आते हैं डिफरेंट टाइप के जैम, वह जो होते हैं वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए होता है। आफ्टर दैट यूजिंग ऑफ साल्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ मीट एंड फिश, मछली और मीट को बचाने के लिए लंबे समय तक हम उसमें क्या करते हैं, ड्राई साल्ट लगा कर रखते हैं। ड्राई साल्ट करता है क्या, जो भी जम्स उसके पास जाएंगे उसको क्या करेगा, ग्रो होने से रोकेगा। ओके, क्लियर। आफ्टर दैट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को चाहे ड्राइंग अप को, तो रूल्स में ये होता है कि हम किसी भी फूड को स्टोर करने से पहले उसको अच्छे से क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। ठीक है। वी पुट द सीरियल, स्पेशली सीरियल इन सनलाइट टू ड्राई अप बिफोर स्टोरिंग देम। किसी भी फूड को स्टोर करने से पहले मोस्टली जो होता है गांव में हम उसको सुखाते हैं, स्पेशली राइस, व्हीट, मेक, बार्ली, जितने भी होते हैं। ठीक है। सबको स्टोर करने से पहले हम उसको ड्राई अप करते हैं, सुखाते हैं, यानी वाटर उसमें क्या रहते हैं, बाहर निकालते हैं। उसके बाद एक अलग मेथड आता है पास्चराइजेशन। लुईस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये रूल निकाला था। उन्होंने कहा था कि किसी मिल्क को लंबे समय तक बचाना है, ठीक है, तो उसके लिए रूल ये होता है कि उस मिल्क को 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 10 से लेकर 15 डिग्री